प्रश्न नंबर 1, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15/1856 को लागू किया गया जिसे लॉर्ड इनमें से किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका वो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको किया गया था लागू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इनमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 12 वर्ष में की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया, कब घोषित किया था? तो क्या घोषित किया था? तो ये कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो ये आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, एक तकनीकी शिक्षा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो ये सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? तो इसमें उन्होंने 1829 में कानून लागू किया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है? आप लोग जानते होंगे कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और इन्होंने बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, उसमें आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो जब पिछले ही क्वेश्चन में था, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कौन भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? तो सबसे पहले राजनीतिक सुधारों के लिए राजा राम मोहन राय ने आंदोलन शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना पिछले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इनमें विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया था, किस सम्मेलन में बताया था? तो ये आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध शिकागो सम्मेलन में बताया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आप लोग जानते हैं इनमें 3 भागों में जो विभाजित नगर था वो धौलावीरा था, जो कि सबसे निचले भाग में विभाजित था, मध्य भाग में विभाजित था और सबसे ऊंचले विभाग में विभाजित था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो माउंट ऑफ डेड अर्थात मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई
की खोज किसने की थी? तो ये एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? तो ये घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इनमें से आप लोग जानते होंगे कि ये तीनों कालीबंगन, रोपण और लोथल तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जबकि पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह जो होता है उसे बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग जानते हैं मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ये उपनिषद ज्ञान के सिद्धांतों पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता है? तो ऋग्वेद जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से एक ऋग्वेद है, इसमें इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीन या सबसे पुराना वेद? तो इसमें ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ये पुरातन ग्रंथ में अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में, इन सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है जिसका अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 24 में जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये महावीर अंतिम तीर्थकर थे, स्वयं महावीर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पहले जैन तीर्थकार कौन थे? तो पहले जैन तीर्थकार ऋषभ थे, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, जैन धर्म में 3 रत्न जिन्हें त्रिरत्न दिए जाते हैं उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? इनमें से ऑप्शन नंबर इसका डी आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण हो उन्हें कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कहाँ पर था ये अशोक स्तंभ? कहाँ से लिया गया था? ये सारनाथ से लिया गया, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 35 की, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? तो सबसे बड़ा शिलालेख 13वां है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें तोसली पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो ये हमारे सम्राट अशोक को ये नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, सम्राट अशोक का निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये 13वें, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो ये सहबाजगढ़ी में प्रयोग नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य कला से सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? इनमें से ये 3 क्षेत्र उसके साम्राज्याधीन थे, जबकि कामरूप साम्राज्याधीन नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो
तो बृहद सांची स्तूप जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलविद बरहाए मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये लोग विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। हर्षवर्धन ने, क्वेश्चन नंबर 45, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो ये 5 इंडीज जो थे इनमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो स्थान था प्रयाग, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यजुर्वेद हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो ये योगवेद उपवेद नहीं है, जबकि ये तीनों उपवेद हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र को किसके लिए जाना जाता है? तो वर्षा या व चक्रवात के लिए जाना जाता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की, गौतम बुद्ध ने, जी खाली स्थान को भरना है, मैं धम्मचक्र पतनम या धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, तो ये कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण किया गया था, तो ये कहाँ किया था? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? तो ये उपसाका पिटक नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ये कहाँ लिया गया है? तो ये कुशीनगर में लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ऑप्शन नंबर हुमायूं का मकबरा, तो ये महावीर बोधि का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा? तो उनको जानते हैं, उनका पूरा नाम गौतम बुद्ध यानी बुद्ध के नाम से उन्हें जाना जाने लगा था। बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया की किस लिए बोध गया जाना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये भी आप लोगों को जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 62, बौद्ध ने उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ये बोध गया में स्थित सारनाथ इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध है क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान सारनाथ में हुआ था। इसमें सबसे पहले या भगवान बुद्ध का सारनाथ में यानी देहांत हुआ था। या ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था?
तो 12वीं शताब्दी से आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंशों का शासन था। क्वेश्चन नंबर 65, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो ये जयचंद, फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी चंदावर में 1194 में मारा गया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? तो ये राजपूत वंश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये पाल समाज भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक गोपाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। भारत पर तैमूर ने किस वक्त आक्रमण किया था? तैमूर ने सन 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो ये भी आप जानते होंगे कि गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 1296 से 1316 तक शासन किया। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये खिज्र खान जो है सैयद वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के मुख्य कवि या दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इनमें अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। बाकी इसमें सभी का योगदान रहा, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश का। इनमें से योगदान जो कि नहीं रहा तो वो अलाउद्दीन खिलजी का नहीं रहा। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बनवी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास काल के लेखक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका अब्बास खां शेरवानी। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81 की। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया शाह आलम ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैराम खान था। उन्हें 11 वर्ष की उम्र में अकबर के पिता हुमायूं जी बैराम खान को उनका संरक्षक बनाकर छोड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 83, हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर देखो, लाहौर, सरहिंद, कालानौर या काबुल। तो ये कालानौर में उन्हें बिठाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो पहला मुद्रा रुपया मुद्रित शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये अजमेर के किले में मिला था। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था की? जो कि भूमि मापने की व्यवस्था शेरशाह ने की थी, ऑप्शन नंबर शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो ये बदायूंनी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अकबर
अनपढ़ था। तो इनमें मुगल सम्राट अकबर था, जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 89, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये पुलिस बल का मुखिया होता था तो उसको कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत तोगदत्ता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के से एक समझौता किया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जहांगीर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम इनका था। अकबर शासक जो कि मुगल साम्राज्य के सबसे चर्चित शासक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी संरचना की और पूरा किया अमानत खान सिराजी की। क्वेश्चन नंबर 93, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के शासक थे, अकबर के वालिद थे ये। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल ये जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो अकबर ने जोधा की याद में बनवाया था। जोधा की। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये अकबर के पिता थे, हुमायूं की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 की, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया था? तो ये भी आगरे के किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कोतवाल की जो सही भूमिका आज भी होती है वही उस समय थी, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो इस पुस्तक का नाम बाबरनामा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी के बीच रहा है। क्वेश्चन नंबर 105, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, पहला कठपुतली सम्राट कौन था? जिसे मुगल काल में कठपुतली सम्राट कहा जाता है वो जहांदार शाह था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? तो ये शाहजहाँ ने की थी। इन्हीं के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसमें अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। क्वेश्चन नंबर 109, अकबर के नवरत्न के बारे में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इनमें से अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो मेल नहीं खाता, तो यही इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। इसने अपने पिता शाहजहाँ को ही कैद खाने में डलवा दिया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध
किसके बीच लड़ा गया? तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच लड़ा गया 1526 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में राइट है, निषाद बाग जम्मू कश्मीर में ये भी राइट है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ये भी राइट है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है ये गलत है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा तो इलाहाबाद में स्थित नहीं है। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, जो कि इनके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर, शाहजहां नाम मोहम्मद ताहिर और हुमायूं नाया हुमायूं। तो हुमायूं नामा को हुमायूं ने नहीं लिखा, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। जो गुलबदन बेगम थी, उन्होंने इसे लिखा था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, हुमायूं नामा के लेखक हैं, तो हम पिछले ऑप्शन बता चुके हैं, गुलबदन बेगम। अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो ये भी पिछले ऑप्शन में हो चुका है, अबुल फजल। अकबर के दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये मियाँ तानसेन थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ? तो ये क्वेश्चन 119 है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों तथा मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 119 है ये, 119 का तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? एक कथन शिवाजी के बारे में सत्य है, यानी कि शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, बिल्कुल सत्य कथन है। वे एक कट्टर हिंदू थे, यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण करने के लिए एवं हिंदू को स्वीकार करने के लिए विवश किया था, ये बिल्कुल गलत है। और यही इसका सही है कि ये कथन असत्य है, क्योंकि उन्होंने किसी के लिए बाधित नहीं किया था किसी को। किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर किए थे? तो ये मुगल सेनानायक जयसिंह के पर किए थे। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो इसमें अष्टप्रधान के अंतर्गत जो नहीं था वो कोतवाल था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 124, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा जाता है? तो ये सरदार पटेल, स्वतंत्र सरदार को पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था? तो सरनोबात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो 1612 में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। ये कालीगढ़ बंदरगाह पर आया था वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 129, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इस सैनिक 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? तो अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी अवध की बेगम हजरत महल ने।
सॉरी, ये क्वेश्चन हमसे गलत पड़ गया है। इनमें से निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो इसमें अवध की बेगम हजरत महल थीं, जिन्होंने अंग्रेजों को कोई सहायता प्रदान नहीं की थी। 1857 में के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इनमें आप जानते हैं कि बेगम हजरत महल, लखनऊ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था बेगम हजरत महल ने। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों से आपत्ति थी? एनफील्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने इसको सिपाही विद्रोह नहीं कहा था, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कार्ल मार्क्स ने नाम दिया था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1857 में शिवपुरी में फांसी दी थी। ये वन लाइनरी क्वेश्चन है, शिवपुरी में फांसी दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो सिपाही विद्रोह ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था सन 1857 में। डॉट 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 ब्रिटिश सरकार में भारत सरकार में की संरचना में सुधारों में की घोषणा हुई, जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 137, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो 1773 ईस्वी में इसकी स्थापना की। रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी वर्ष आया था। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष किन दो स्थानों के बीच चली है? तो पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई, जो कि वर्तमान में मुंबई है, बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी। ऑप्शन नंबर ये, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 140 की। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये दस्तक प्रणाली का संबंध ब्रिटिश शासन से नहीं था। ऑप्शन नंबर 142, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर जिसमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये मुंबई में था, बॉम्बे में, जो कि ये मुंबई कहा जाता है। 143 क्वेश्चन, दक्षिण भारत में किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाछेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये मार्तंड वर्मा ने परास्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 1813 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 145, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 1809 में हस्ताक्षर किए थे। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई? मुगल सम्राट को ईस्ट इंडिया कंपनी 26 लाख रुपए प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इनमें से मछलीपट्टनम नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? काजू का प्रथम परिचय पुर्तगाली लोगों ने कराया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1616 में। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो ये अवध के नवाबों ने सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 151, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो वास्को डिगामा सन 1498 में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। उसी ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। श्रीरंग
पट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, और निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो ये मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान कहाँ तक का शासन था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 154, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को इस लड़ाई में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 156 की, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब था वो शहादत खां था। क्वेश्चन नंबर 157, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में हराया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ाया गया था? 1757 में। पिछले ऑप्शन में देखा आपने। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से आप अपना स्कोर कमेंट करके बताएं कि कितने आपको क्वेश्चन आ गए थे और कितने नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को बना के रखिएगा। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।